नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में बड़े ही एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। आज अगर हम बात करें तो विश्व जो पर्यावरण सुरक्षा दिवस है और ख़ास तौर पे आज सभी न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़ चैनल पर एक खास जो शब्दावली है वो सर्कुलेट हो रही है और वो जो शब्दावली है वो है प्लास्टिक बेबी। ये खास तौर पे देखें तो हम सभी के लिए एक जिज्ञासा का विषय है कि आखिर जो प्लास्टिक बेबी चर्चा में आ रहा है, जो शब्दावली यूज की जा रही है, आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और खास तौर पे प्लास्टिक बेबी के संदर्भ में हम देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी है उस गर्भावस्था के दौरान, गर्भाधारण के दौरान किन गलतियों के कारण प्लास्टिक बेबी हो सकता है, इसकी आज चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर बात करेंगे। खास तौर पे प्लास्टिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण इशूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि भारत के कौन से क्षेत्र जहां पर इस तरह की जो स्थिति है प्लास्टिक बेबी की, इसकी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो स्थिति है, इस तरह के जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली है और क्यों देखने को मिली है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या देखने को मिल रहे हैं और इसके संदर्भ में क्या वैश्विक स्तर पे कोई सहमति, कोई संधि, कोई ट्रीटी, कोई इस तरह की समिट हुई है या कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ है जिस कारण से ऐसी परिस्थितियों पर लगाम लगाया जा सकता है और इसमें भारत का अपना रुख क्या है, भारत में क्या स्थिति है। इन सभी मुद्दों पर एक एक करके डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक बेबी प्रेगनेंसी के दौरान किन गलतियों से पैदा हो सकता है प्लास्टिक बेबी और ये कितना खतरनाक है, यही आज का मुद्दा है और इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए हम आज एक न्यूज़ आर्टिकल का सहारा लेंगे और इसी के आधार पर पूरा विश्लेषण हम करेंगे। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गलतियां हो सकती हैं जिस कारण से देखें तो जो प्लास्टिक बेबी है उसका जन्म हो सकता है। ये कितना खतरनाक है और ये जो मुद्दा है अब खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी विषय की आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्लास्टिक बेबी है उसके संदर्भ में जो गर्भावस्था है, जो प्रेगनेंसी है, उसमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है उससे बच्चे के विकास पर एक नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है प्लास्टिक बेबी और क्यों इससे दूर रहना जरूरी है, इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें तो ये मुद्दा खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि मां बनने की जो खुशी होती है वो हर महिला के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होती है और ये जो खुशी है ये महिला की कहीं ना कहीं देखें तो एक तरह से बड़ा ही अंतरंग मामला होता है। वो पहली बार अगर अल्ट्रासाउंड करवाती है और बच्चे की जब धड़कन सुनती है तो उसकी खुशी का सहारा या खुशी का जो कह सकते हैं कि जो सीमा है वो नहीं रहती है। साथ ही वो हर उस चीज़ का भी ध्यान रख रही होती है जो कहीं ना कहीं उसके बच्चे के सेहत को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है और वो जाती है, अपना टेस्ट करवाती है और उसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल करने के कारण बच्चे के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर क्या है कि वो लेडी जो होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तो इस तरह की जो स्थिति है, इसी स्थिति की आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्लास्टिक और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, उससे बने हुए जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे कैसे प्लास्टिक जो बेबी है वो संबंधित है, इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी में अगर हम देखें कि ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि देखेंगे तो जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भाधारण है, गर्भावस्था है, वो एक ऐसा फेज होता है जिसमें जिंदगी और जो शरीर है पूरी तरह से एक तरह से उस महिला का बदल जाता है। वहीं अगर जो प्रेगनेंसी है वो पहली है तो ये जो बदलाव है वो बड़े स्तर पे प्रभावित करते हैं और इस समय जो महिलाएं हैं, महिलाओं को अपनी जो डाइट है उसको लेकर ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा जाता है, सुझाव दिया जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना होता है और इसी पीरियड में खाना खाने को लेकर जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कई तरह के सलाह दिए जाते हैं। इस दौरान महिलाओं को प्लास्टिक के जो बर्तन है उस बर्तन में खाना नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर एक बड़ा जो बहस है वो छिड़ चुका है और इस आर्टिकल में खास तौर पे इसी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं कि गर्भावस्था में जो प्लास्टिक है उसके जो बर्तन है, उसके जो पदार्थ है या फिर हीट पैदा करने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके खाने का क्या असर पड़ता है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर डिटेल से हम बात करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है जो प्लास्टिक बेबी, क्योंकि यही जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, ये खास तौर पे सर्कुलेट हो रही है। तो क्या जो प्लास्टिक बेबी हम कह रहे हैं इसका जो मीनिंग है, क्या प्लास्टिक का बच्चा होता है? कोई इसके संदर्भ में ऐसा जो एक भ्रम है वो उत्पन्न होता है। तो देखिए प्लास्टिक जो बेबी है इस तरह का कोई रोबोट नहीं है बल्कि ऐसा एक नवजात है जिसका विकास गर्भ में कुछ खास उन रसायनों के संपर्क में आने से
प्रभावित ये बच्चा होता है और कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक जो उत्पाद हैं वो कहीं ना कहीं इस बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह की बात कही जा रही है कि यहाँ पर खास तौर पे देखें जो प्लास्टिक बेबी है, इसका जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि बच्चा जो है वो प्लास्टिक जैसा होगा, बल्कि इसका मीनिंग इतना है कि एक ऐसा बच्चा जो गर्भ में रहते हुए प्लास्टिक से निकलने वाले जो हानिकारक केमिकल्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से विकसित हुआ है, यानी कि उन हानिकारक केमिकल्स जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके संपर्क में, उनकी मौजूदगी में उस बच्चे का विकास हुआ। और ऐसे जो बच्चे हैं इनके भविष्य में कई सारे जो हेल्थ संबंधित जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं, जैसे हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, न्यूरोलॉजिकल जो कह सकते हैं कि गड़बड़ी है, जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है, मोटापा, डायबिटीज या समय से पहले जो यौवन है वो कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित होता है, जिसे अर्ली पबर्टी कहते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। और प्लास्टिक बेबी कोई मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि आम बोलचाल में ये जो भाषा है ये जनरेट हुआ। यही नहीं, ये शब्द कभी कभी देखेंगे तो जो मीडिया है, जो आजकल खास तौर पे मीडिया के अलग अलग फॉर्मेट हैं वहाँ पर, और आम जो लोग हैं, आम जनमानस है, हमारा जो समाज है, वो उन नवजात शिशुओं के लिए इस टर्म का प्रयोग करता है जो किसी दुर्लभ आनुवांशिक या जो जन्मजात त्वचा रोग से पीड़ित बच्चा है। इसमें त्वचा जो होती है उस बेबी की वो एक तरह से चमकदार होती है, वो शाइनिंग वाली त्वचा होती है, मोटी होती है, अपेक्षाकृत प्लास्टिक जैसी कहीं ना कहीं वो प्रतीत होती है। और इसी कहीं ना कहीं एक लक्षण के कारण इस तरह के जो नवजात बच्चे होते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका गर्भावस्था में जो विकास होता है वो हानिकारक रसायनों की मौजूदगी में होता है, उनके संपर्क में होने के कारण होता है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनकी कहीं ना कहीं जो शारीरिक लक्षण है, जैसा कि हमने बताया कि उनकी जो स्किन होती है वो चमकदार, मोटी या प्लास्टिक जैसी फील होती है, तो इसी आधार पर ऐसे प्रभावित केमिकल से जो प्रभावित बच्चे हैं उनको प्लास्टिक बेबी कहा जाता है। इसमें कई ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं जो बेबी है उसके त्वचा को प्लास्टिक जैसा बना देते हैं। और ये आमतौर पे एक कारण से नहीं होता है, कई संबंधित अंतर संबंधित जो कारण है उनसे होता है। भारत के कुछ राज्य हैं जहां पर प्लास्टिक बेबी पैदा होने की कई सारी घटनाएं अब सामने आ चुकी हैं, यानी कि इसके उदाहरण अब भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो नवजात शिशु है, जो कोलाडियन बेबी सिंड्रोम है, उससे पीड़ित हो सकता है और इसके कारण उसकी जो त्वचा है वो चमकदार हो सकती है, मोटी हो सकती है, प्लास्टिक जैसे हो सकती है। तो इस कारण से जो कोलाडियन बात हो रही है वो खास तौर पर चर्चा में है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह की जो स्थिति है वो अब चर्चा में। आप देखें भारत में अगर ऐसी स्थिति की हम बात करेंगे कि भारत में कहां कहां पैदा हो चुके हैं इस तरह के प्लास्टिक बेबी, तो इनकी अगर बात करें तो जो प्लास्टिक बेबी है उसके कुछ मामले भारत में देखने को मिले हैं। भारत के कुछ ऐसे शहर है जैसे पंजाब है, अमृतसर है, राजस्थान है, बहराइच है, बिहार का जो औरंगाबाद है, ऐसी जगहों पर इस तरह के कुछ केसेस हैं जो देखने को मिले हैं जहां ऐसे शिशुओं का जन्म हुआ है, जहां की कहीं ना कहीं एक तरह से देखें जो प्लास्टिक बेबी कहे जा रहे हैं। हालांकि अन्य जगहों पे प्लास्टिक बेबी जो पैदा होने की संभावना है वो पर्याप्त प्रबल है। और ये जो रोग है ये माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलता है। यदि माता पिता दोनों में से किसी एक को भी अगर जीन से संबंधित इस तरह की कोई बीमारी है तो भी ये डिसऑर्डर उस बच्चे में जो गर्भ में पलता है उसमें जा सकता है, और बच्चों में इस तरह के जो भी खतरनाक बीमारी है उनके होने के जो खतरा है वो देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा देखेंगे तो इस बीमारी में बच्चों को कई सारी जो चीज़ें हैं उनसे जुड़े हुए जो खतरे हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोलाडियन जो बेबी सिंड्रोम है, इससे पीड़ित जो बच्चे हैं ये सामान्य बच्चे जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके शरीर में जो सारे फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य रूप से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। सामान्य रूप से पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं उनकी अपेक्षा देखें तो बहुत डिफरेंस नहीं होता है। और इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो स्किन होती है वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होती है, त्वचा में स्टेच उतना नहीं होता है। ऐसे बच्चों में देखें तो शरीर में जो मूवमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और जब बच्चा सांस लेता है तो शरीर के मूवमेंट होने की वजह से उसके स्किन में क्रैक्स तक आ जाते हैं। आप समझ सकते हैं कितना गंभीर दुष्परिणाम बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। और ये एक तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव आनुवंशिक के तौर पे भी अब देखा जा रहा है। खास तौर पे देखें कि कौन सी गलतियां हैं
जिन कारण से इस तरह की जो खतरनाक स्थिति है वो देखने को मिलती है कि प्लास्टिक बेबी होने की स्थिति देखने को मिल सकती है कि जो गर्भावस्था में जो बच्चा है वो हानिकारक केमिकल, हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनकी संपर्क में आ सकता है, और उस संपर्क में आने में उसकी जो विकास की प्रक्रिया होती है उस कारण से उस बच्चे के हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। तो वो जो खतरनाक कह सकते हैं कि कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पर प्लास्टिक और प्लास्टिक की बनी हुई जो वस्तुएं, खास तौर पे प्लास्टिक की जो बोतल है, जो कंटेनर है, इसमें पानी पीना और जो खाना है, जो फूड है वो स्टोर करना सबसे खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि गर्म खाना या प्लास्टिक में जो भी पानी है वो रखने से उसमें मौजूद जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो उस पानी में या जो भी पदार्थ है उसमें क्या हो जाते हैं, वो इंटर कर जाते हैं, जो गर्भस्थ शिशु के हार्मोनल जो संतुलन है उसको क्या कर सकते हैं, वो खराब कर सकते हैं। यही नहीं, प्लास्टिक की जो बोतल है उसमें पानी पीने से क्या होता है कि पेट में पल रहा जो बच्चा है उसको आगे के जीवन में पेट से संबंधित जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे जूझना पड़ता है। तो इस तरह की जो कारण है और जो प्रभाव है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और कारण है कि माइक्रोवेव का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही आम हो चुका है, और माइक्रोवेव या भी कहें तो उसमें जो प्लास्टिक कंटेनर है उसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये बड़ा ही एक गंभीर मुद्दा है, जिस कारण से क्या होता है कि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो माँ में इंटर कर जाते हैं। माँ में इंटर करने के कारण इस तरह के जो प्लास्टिक के बर्तन हैं, खासतौर पे बिस्फेनॉल यानी बीपीए नामक जो केमिकल से एक तरह से बने होते हैं, तो जब बर्तन को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो जो केमिकल्स हैं वो बर्तन में रखा हुआ जो खाना है उसमें क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं, और प्लास्टिक में पाए जाने वाले जो भी बीपीए रसायन हैं वो क्या होते हैं कि वो फिर धीरे धीरे क्या है कि वो आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं, उसके बाद जो शारीरिक संतुलन है वो बिगाड़ देते हैं। इससे क्या खास तौर पे नुकसान क्या होता है कि जो लीवर होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। लीवर खास तौर पे देखें तो खराब जो क्वालिटी है या इस तरह के जो खराब क्वालिटी वाले जो प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं उनके कहीं ना कहीं माइक्रोवेव या प्रोसेस जो इस तरह के फूड है उनके इस्तेमाल के संदर्भ में देखने को मिलता है। एक और कारण है जैसे पैक्ड और जो प्रोसेस्ड जो फूड है, प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ है, उनका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे में जो ऐसे पैक्ड और जो प्रोसेस्ड फूड है ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक के पैक में आते हैं, प्लास्टिक पैकिंग होती है, और ये खास तौर पे देखें तो जो भी बेबी होता है, जो शिशु होता है, उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर खास असर डालते हैं। पानी की जो बोतलें हैं इनमें फ्लोरीन, फूड, ड्रिंक कंटेनर, बीपीए बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इनका भी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। और जब ऐसे बर्तनों को तेज तापमान पर गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो एसिडिक या एल्कलाइन जो कंडीशन है उसमें जब ये रखा जाता है तो बीपीए जो है ये मोनोमर रिलीज करता है, और इस कारण से कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो बड़े स्तर पे बच्चों पे देखने को मिलता है। यही नहीं, देखिए कॉस्मेटिक्स और जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सौंदर्य प्रसाधन वाले जो भी उत्पाद हैं उनके संदर्भ में देखें तो ये कहा जाता है कि ऐसे जो इस्तेमाल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे जब प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होने वाले जो कुछ ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे कहीं ना कहीं जो हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं और जो हार्मोन डिसरप्टिंग एजेंट्स के तौर पे यहाँ पर होते हैं, तो इनका जो प्रभाव होता है वो गर्भावस्था में पल रहे बच्चे के ऊपर गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है। यही नहीं, रोज़मर्रा के जीवन में देखें तो बहुत सारे जो प्लास्टिक से बने हुए जो उत्पाद हैं, जैसे प्लास्टिक जो कटोरी है या कह सकते हैं कि इस तरह के जो थाली है, दूध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो बोतल हैं, तो इस तरह से जो भी इस तरह की जो वस्तुएं हैं इनका जो इस्तेमाल है वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो गया कि अलग अलग जो कारण हैं उन पर हमने बात कर ली, अब इनसे बड़े स्तर पे जो नुकसान है उनकी हमने बात कर ली। तो बचाव आखिर कैसे कर सकते हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर इनसे कैसे बचा जा सकता है, बचाव कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो प्लास्टिक का जो यूज है उसे कम से कम स्तर पे किया जाए, स्टील, कांच या मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका उपयोग किया जाए, जो भी पैक्ड फूड है उनसे क्या की जाए, डिस्टेंस बनाया जाए, दूरी बनाई जाए, जो भी ऑर्गेनिक स्किन केयर है, हेयर जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो इस्तेमाल है वो कम से कम करने का एक तरह से देखें तो यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। जो ऑर्गेनिक स्किन केयर है
और जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको महत्व देना है, बजाय क्या जो केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करना है और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। घर पर खाना पकाए और ताज़ा जो भोजन है वो उसको प्राथमिकता दें। माँ बनना एक खूबसूरत अनुभव है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये खास तौर पे माँओं के ऊपर है। तो गर्भावस्था के दौरान जो भी महिलाएं हैं वो छोटी छोटी जो भी सावधानियां हैं वो बरतें, ताकि इस तरह की जो प्लास्टिक बेबी जैसी जो डरावना शब्द है उसके हकीकत को रोका जा सके। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिली है। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जो हीट पैदा करने वाले जो फूड्स हैं उनसे भी इन महिलाओं को दूर रहना चाहिए। खास तौर पे ये कहा जाता है कि कई सारे जो अध्ययन किए गए हैं, जानवरों पे अध्ययन किए गए हैं, जिस कारण से ये कहा गया है कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है और जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भावस्था है, उनके बीच में एक खास संबंध होता है। इसी की वजह से स्टील जो बर्थ है, जो प्रीटर्म डिलीवरी है, या कंजेनाइटल जो हार्ट डिफेक्ट हैं, लो बर्थ जो वेट है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और इस कारण से जो भी गर्भ में बच्चा है वो न्यूरल जो ट्यूब है उसका जो विकास है वो प्रभावित होता है। और इस कारण से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही है उसमें जो हीट एक्सपोजर है उससे बच्चे में कुछ जन्म के संदर्भ में देखें तो जो विकार हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है इसके बारे में डिटेल से हमने जाना। अब बात कर लेते हैं जो वैश्विक प्लास्टिक संधि है, क्योंकि ये सारा जो मुद्दा है कहीं ना कहीं एक तरह से प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के अंतर्गत घूमता है। तो इसके संदर्भ में देखें कि क्या आखिर क्या कोई इसके लिए कोई समाधान के प्रयास किए गए हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर बात करें चाहे भारत के स्तर पर। तो देखिए, जो भी वैश्विक प्लास्टिक संधि है वो की गई है और इसका जो लक्ष्य है वो एम है 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण का जो एक मुद्दा है उसे कहीं ना कहीं खत्म करना। जो प्लास्टिक उत्पादन है, अपशिष्ट जो प्रबंधन है, वैश्विक जो नियामक है, उससे जुड़ी हुई जो भी चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करना। 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो सभा है उसके तहत शुरू की गई जो वैश्विक प्लास्टिक संधि है उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो जीवन चक्र है और जीवन चक्र से जुड़े हुए जो भी प्रबंधन है, पुनर्चक्रण है और उत्पादन में कमी के माध्यम से क्या किया जाए, प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने का प्रयास किया जाए। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो दक्षिण कोरिया का जो बुसान है, बुसान शहर में हाल ही में हुई वार्ता में देखें तो एक अंतिम समझौते पर पूरी कह सकते हैं कि सहमति हुई कि मुख्य रूप से जो भी उत्पादन सीमा है, विशिष्ट जो प्लास्टिक रसायन है जो हानिकारक हैं, उत्पादों में उन्मूलन पर खास तौर पे पूरे वैश्विक सहमति का कहीं ना कहीं एक समझौता हुआ है। इसके अलावा देखें तो कई सारे गतिरोध भी देखने को मिले, लेकिन उन गतिरोधों के बावजूद जो मसौदा है वो टिकाऊ और अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो डंपिंग है, जो जलाना है, उस पर कहीं ना कहीं खास प्रस्ताव यहाँ पर देखने को मिले हैं। जैसे ये कहा गया है कि जलाने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी प्रस्ताव इस संधि में दिए गए हैं, डंपिंग के संदर्भ में दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हानिकारक प्लास्टिक्स होते हैं वो जलने के बाद भी क्या होते हैं कि हवा में फैल जाते हैं। या जो डंपिंग की बात की जाती है कि प्लास्टिक को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसमें हानिकारक जो तत्व हैं वो मृदा में या जल तक पहुंचकर, रिस कर पहुंचकर वो बड़े हानिकारक जो प्रभाव हैं वो उत्पन्न करते हैं। और इसी के संदर्भ में जो वैश्विक कह सकते हैं कि प्लास्टिक संधि है वो की गई है। अब ये क्या है तो देखिए, वैश्विक प्लास्टिक जो संधि है संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण सभा है उसी के तहत 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते हुए मुद्दों को कहीं ना कहीं हल करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक का जो उत्पादन है, उपयोग है, पुनर्चक्रण है, उसके निपटान सहित प्लास्टिक के जो महत्वपूर्ण संपूर्ण जो पूरा उसका साइकिल है, जहाँ से वो उत्पन्न होता है, जहाँ तक वो बनता है, फिर उपयोग होता है, फेंका जाता है और जहाँ तक वो कह सकते हैं कि अस्तित्व में रहता है, तो उस तक एक जो पूरी साइकिल बनती है उसके लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी जो उपाय है वो बनाया जा सके। और इसी कारण से देखें तो संधि कुछ खास बातों पर ये केंद्रित है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो संधि कुछ खास विषयों पर केंद्रित है, जैसे नए प्लास्टिक की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए जो भी प्लास्टिक उत्पादन है उसको कम करना है, अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिए जो भी पुनर्चक्रण है, रिसाइकिल की बात है, पुनः उपयोग को अब प्रमोट किया जा रहा है, प्लास्टिक से जुड़े हुए जो खतरनाक रसायन हैं उनका प्रबंधन करने की बात कही जा रही है, खुले में प्लास्टिक कचरा फेंकना और जलाना कहीं ना कहीं ये
कह सकते हैं कि ये जो अभी तक प्रथाएं समाज में विद्यमान है इनको समाप्त करने की बात कही गई है। और वार्ता में सदस्य जो देश हैं ये पर्यावरण संगठन, उद्योग से जुड़े हुए जो भी हितधारक हैं, वैश्विक मानक और नीतियों पर कहीं ना कहीं उस पर काम करेंगे। और एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद ये जो संधि है, संधि से टिकाऊ प्लास्टिक उपयोग की और कहीं ना कहीं जो संक्रमण है, प्लास्टिक जो प्रदूषण है, उससे उत्पन्न जो पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, उनके समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है। अब ये एक प्रश्न उठता है कि आखिर वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्या है। ये सबसे गंभीर विषय है कि आखिर इसकी संधि की जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत इसी स्तर पे पड़ी कि अब जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो उत्पादन है, प्लास्टिक का जो यूज है, वो क्या है कि पूरे दुनिया में जिस स्तर से उसमें वृद्धि हो रही है, अब वो एक गंभीर पर्यावरण कंसर्न के रूप में सामने उभर कर आया है। जैसे कुछ उदाहरण की हम बात करेंगे, प्लास्टिक जो प्रदूषण है, इनके बढ़ते संकट के लिए वैश्विक संधि की आवश्यकता है, क्योंकि वार्षिक जो प्लास्टिक उत्पादन है वो 2000 में कितना था, तो 234 मिलियन टन था। आप देखिए डेटा कितना तेजी से बढ़ रहा है कि जो 2000 में वार्षिक स्तर पे ये 234 मिलियन टन था, वही 2019 में बढ़कर 460 मिलियन हो गया। यानी लगभग 2 गुने से भी अधिक प्लास्टिक का जो यूज है वो बढ़ गया। और इस कारण से कहा जा रहा है कि 2040 तक ये जो आंकड़ा है प्लास्टिक के उत्पादन का, ये 2040 में 700 मिलियन टन की जो सीमा है वो क्रॉस कर सकता है। और ये जो सीमा है ये काफी खतरनाक होगी। और 10% जो कचरा है उन्हीं को कहीं ना कहीं रिसाइकिल किया जाता है। 90% जो कचरा है वो क्या होता है कि वो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण में क्या करता है, वो घूमते रहता है। और इस कारण से बड़े स्तर पे जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो प्रभावित होता है। और इससे न केवल मानव का जो स्वास्थ्य है वही प्रभावित होता है, बल्कि जो जलवायु है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो अलग अलग जलीय पारिस्थितिकी है, जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। और इसी कारण से इस संधि की आवश्यकता पड़ी है। और इस संधि का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि प्लास्टिक जो उत्पादन है उसको क्या किया जाए, कम से कम करने का प्रयास किया जाए। और टिकाऊ और जो अपशिष्ट प्रबंधन है उन प्रथाओं को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। और इसके लिए कुछ बाध्यकारी जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित करने की बात कही गई। खासतौर पे देखें तो जो एक पर्यावरणीय जो प्रभाव है उस पर खास तौर पे बात की जाती है। ये कहा जाता है कि इसके पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मानव स्वास्थ्य पर इसके पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो आर्थिक लागत है वो एक बड़ा मुद्दा है, जो बार बार हम क्या करते हैं कि बड़े स्तर पे महंगे इस तरह के जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन कारण से क्या है कि जो एक इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है, जो लागत है, जो कास्ट है, वो भी बढ़ती है। और इस कारण से जो सतत विकास की जो अवधारणा है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण से एक वैश्विक जो सहयोग है उसको इस संधि के तहत सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए जाने की बात कही जा रही है। और इसी कारण से 2020 में जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें जो प्लास्टिक का योगदान था वो 2020 में एक तरह से देखें तो काफ़ी अधिक था, वो लगभग 3.6% था। तो जो कार्बन एमिशन है, कार्बन का जो उत्सर्जन है, उस दृष्टिकोण से भी देखें तो इस तरह के जो भी प्लास्टिक है ये एक गंभीर मुद्दा है। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 2020 में जो ये 3.6 है, इसकी अगर बात करें कि 2050 यानी कि लगभग 30 वर्ष बाद जो कार्बन एमिशन है उसमें जो प्लास्टिक का योगदान होगा वो 20% होगा। अगर इस प्लास्टिक के उत्पादन की जो रेट है, जो दर है, जो उत्पादन है, अगर उसको रोका नहीं गया। और इस तरह के जो भी रिपोर्ट्स हैं, लॉरेंस बर्कल जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है उसमें ये दिखाया गया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। संधि पर अगर देखें तो जो भारत है, भारत का अपना एक रुख है। भारत के अगर रुख की बात करें तो भारत ने वैश्विक प्लास्टिक जो संधि वार्ता है उसमें प्राथमिक जो प्लास्टिक पॉलीमर है उनके उत्पादन को विनियमित करने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। इसके अलावा अगर देखें तो देश का जो तर्क है वो है कि इस तरह के विनियमन, उसके विकास जो भी अधिकार हैं वो आर्थिक हितों में बाधा डाल सकते हैं। भारत का इस बात पर भी खास तौर पे फोकस है कि संधि को उत्पादन की जो सीमाएं हैं उसके बजाय प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा वित्तीय तकनीकी जो सहायता है, व्यापार जो निहित
के तहत जो कंसर्न है, समय सीमा का जो विरोध है, राष्ट्रीय जो मतभेद है, उस पर कहीं न कहीं भारत के कंसर्न है। पॉलीमर जो उत्पादन है, उस पर वैश्विक जो एक सीमा है, उस पर लगातार एक तरह से देखें तो गतिरोध देखने को मिला है। इसके अलावा देखिए, अगर प्लास्टिक प्रदूषण की हम बात करते हैं तो इससे निपटने के प्रयास की अगर चर्चा करें तो भारत ने 2022 में 19 एकल उपयोग वाली जो प्लास्टिक वस्तुएं हैं उन पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित जो निर्माता जिम्मेदारी है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत की थी। और अपडेट किए गए जो भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम है उनके माध्यम से जो भी सख्त पैकेजिंग है उसके लिए जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि मानक बनाए गए हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो प्रमाणन दंड से संबंधित जो प्रावधान है वो सारे भारत में लागू किए गए हैं। यही नहीं, अनिवार्य जो जूट पैकेजिंग है उस अधिनियम 2010 के तहत जो भी कृत्रिम पैकेजिंग है उस पर जो निर्भरता है वो कम करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वैश्विक स्तर पर जो UNEP है उसके नेतृत्व वाली जो भी रिसाइकलिंग और जो उत्पादन लक्ष्य है उस पर भी भारत लगातार कायम है। और इसके लिए एकल जो उपयोग प्लास्टिक है उस पर यूरोपीय संघ के निर्देश जो उच्च कूड़ा फैलाने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है और रिसाइकलिंग में सुधार करता है, उस पर भी भारत लगातार कहीं ना कहीं एक तरह से देखें उनके कानूनों का पालन कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो वैश्विक जो पर्यटन है, प्लास्टिक पहल टिकाऊ जो पर्यटन है उस पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देती है। तो सार्वजनिक और निजी जो भी निवेश हैं वो अपशिष्ट प्रबंधन जो भी प्रौद्योगिकियां हैं उसमें नवाचार को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं इनके समाधान की आवश्यकता है। ओवरऑल कहा जा सकता है चूंकि आज विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस है, एक तरह से देखें 5 जून को मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। तो हम सभी को कम से कम ये कोशिश करना है कि इस तरह के जो हानिकारक जो प्रोडक्ट्स हैं, जो तत्व हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें और अपनी जो भी उत्तरदायित्व है, अपनी जो भी जवाबदेहिता है अपने पर्यावरण के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति, उसको समझे, जाने, जागरूक हों, अपने भी जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक बनाएं। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा की। अब इसी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके UPSC में पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक बड़ा ही रिलेटेड है। जैसे बात करें भारत में उत्पादक जिम्मेदारी का विस्तार निम्नलिखित में से किसमें महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पेश किया गया है। तो देखिए, ये कहा गया है जैव चिकित्सा जो अपशिष्ट प्रबंधन जो हैंडलिंग नियम है 1998 का, या पुनर्चक्रित जो प्लास्टिक विनिर्माण उपयोग जो नियम 1999 है, ई अपशिष्ट प्रबंधन और जो हैंडलिंग नियम 2011 है, या खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन 2011। ऐसे ही और भी प्रश्न पूछे गए हैं, देख लीजिए। UPSC के ही सारे प्रश्न है। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले जो माइक्रोबिट्स हैं उनको लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है, तो कहा गया है कि इन्हें समुद्री जो पारिस्थितिकी एक तरह से देखें जो तत्व है उस रूप में हानिकारक माना गया है। ये भी माना जाता है कि ये बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण बन सकते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पौधों के द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। इनका जो प्रयोग है वो प्रायः खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। आप अपना जो उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का जो एपिसोड था प्लास्टिक बेबी, कि आखिर ये प्लास्टिक बेबी जो शब्दावली है क्यों चर्चा में है, क्या प्लास्टिक बेबी वास्तव में होता है, अगर होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं और इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, इसके लिए क्या वैश्विक स्तर पे कोई प्रयास हो रहा है, भारत का क्या इस पर स्टैंड है, इन सभी बातों की आज हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।